गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पीजीटी पेपर 2 के लिए पढ़ेंगे पॉलिटिकल थिंकर्स। सभी नेट जेआरएफ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे सरकार के अंग, सिर्फ कथन और निष्कर्ष को देखेंगे, यानी थिंकर्स के कौन क्या विचारक है। इसी विचार के अनुसार एक कथन हैराल्ड जिलास्की कहते हैं कि व्यवस्थापिका व वास्तविक कार्य यह देखना है। व्यवस्थापिका का वास्तविक कार्य यह देखना है कि कार्यपालिका अपना काम ठीक ढंग से करती है या नहीं। कार्यपालिका अपना काम ठीक ढंग से करती है या नहीं। व्यवस्थापिका का वास्तविक जो कार्य है न, वो क्या है कि कार्यपालिका अपना काम ठीक ढंग से करती है या नहीं। तो ये कौन देखेगा? जाकर सभी स्थलों पर जाकर कौन देखा? जाने में हैरानी होगी, परेशानी होगी। इसी में कैंसर छुपा है हैराल्ड जे लास्की, यानी लस्त पस्त हो जाएगा ढूंढ कर कि कार्यपालिका कहाँ काम कर रही है, वहाँ व्यवस्थापिका को पहुँचना है। तो वो लस्त पस्त हैरान हो जाएगा, तो हैराल्ड जे लास्की हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त राज्य की इच्छा को कार्य रूप में परिणत करती है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्ति राज्य की इच्छा को कार्य रूप में परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन है कि व्यवस्थापिका सरकार का वह अंग है। कौन अंग है? व्यवस्थापिका सरकार का वह अंग है। कौन अंग है? जो कानून के रूप में अभिव्यक्ति राज्य की इच्छा को कार्य रूप में परिणत करती है, नहीं परिवर्तित करती है। आंसर देखने से क्या बोला जाता है? यानी परिवर्तन करती है। तो ये किसने कहा है? तो गिल क्राइस्ट ने कहा है। ठीक है। अगला जो है समर्थ विचारक, ये क्या कहते हैं? यदि न्याय का दीप अंधेरे में बुझ जाए, ठीक है, यदि न्याय का दीप अंधेरे में बुझ जाए तो वह अंधेरा कितना गहरा होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ये अंधेरे की बात करता है, तो इसमें उजाला आंसर होगा, यानी ब्राइट्स, चमकीले की बात करेंगे हम लोग। ब्राइट्स क्या कहता है? यदि न्याय की दीपक अंधेरे में बुझ जाए, तो ब्राइट्स करना है, चमकाना है उसे दिया बार कर। यदि न्याय की दीपक अंधेरे में बुझ जाए तो अंधेरा इतना गहरा होगा कि उसका कल्पना नहीं किया जा सकता है। यह किसने कहा है? तो यह गार्नर ने कहा है। गार्नर ने यह बात कहा है। गार्नर जी और क्या कहते हैं? मानव असंबद्ध, व्यवस्थित और अराजकतावादी बन जाएगा और उसके पास जीवन का कोई सहयोगी साधन नहीं रह जाएगा। ये बात कहते हैं गार्नर। गार्नर क्या कहते हैं कि मानव असंबद्ध मानव जो है, गार्नर कहते हैं मानव जो है असंबद्ध बन जाए, अव्यवस्थित और अराजकतावादी बन जाए और उनके पास जीवन का कोई सहयोगी साधन नहीं रह जाएगा। ठीक है। गार्नर की तो परिभाषा हो चुकी है। हम लोग अब एक नंबरिया को बनाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन को। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। कुछ कथन निष्कर्ष यहाँ दिया है, विचारक दिए हैं। कार्यपालिका के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका तथा राज्य का प्रधान। कार्यपालिका राज्य का प्रधान, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, प्रशासनिक अधिकारी।
प्रोफेसर गार्नर। गार्नर जो है गार्ड की काम करता है। गार्नर क्या कहता है? व्यापक एवं सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका विभाग के अंतर्गत वे सभी अधिकारी, राज्य कर्मचारी तथा एजेंसियां आ जाती हैं जिनका कार्य राज्य की इच्छा को उससे व्यवस्थापिका में निर्धारित कर कानून के रूप में अभिव्यक्त किया है, कार्यान्वित करता है। इसीलिए कार्यपालिका के निम्नलिखित 3 गो भाग हैं। कार्यपालिका को कौन कौन 3 गो भाग हैं? तो कार्यपालिका तथा राज्य का प्रधान। कार्यपालिका जो है वो राज्य का प्रधान होता है। कार्यपालिका का अंतर्गत आता है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल आता है कार्यपालिका के अंतर्गत, ठीक है। प्रशासकीय अधिकारी आते हैं यानी सिविल सर्वेंट आते हैं। इसी बीच में गार्नर ने क्या कह दिया? कार्यपालिका शब्द का प्रयोग राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत एक संकुचित अर्थ में किया जाता है। इस संकुचित अर्थ में कार्यपालिका का अर्थ केवल राज्य शासन के प्रधान तथा मंत्रिमंडल से लगाव होता है, ठीक है। गिलक्राइट कहता है कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है। कौन अंग है? वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त राज्य की इच्छा को कार्य रूप में परिणाम देता है। ये तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। हरमन फाइबर जी वो हैं। कौन फाइबर जी हैं? हरमन फाइबर जी हैं। वो क्या कहते हैं? कार्यपालिका एक विशिष्ट रिक्तिभागी है जो उन कार्यों को करती है जो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से बच जाते हैं। कार्यपालिका एक विशिष्ट रिक्तिभागी है यानी विशिष्ट अंग है कार्यपालिका। कार्यपालिका उन कार्यों को करती है जो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से बच जाते हैं, उसे कार्यपालिका कर देते हैं। अनरेस्ट बारकर मीन्स बहुकर्मी कार्यपालिका का विकास आधुनिक शासन व्यवस्था की एक मुख्य विशेषता है। बहुकर्मी व्यवस्थापिका का विकास की बात कौन करता है? अनरेस्ट बारकर। गार्नर क्या कहते हैं? वह एक धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासन घूमता है, ठीक है। वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासन घूमता है। इस प्रकार कार्यपालिका का जन्म और राज्य के विकास के साथ ही हुआ है। यह सरकार के वह मूल शाखा है जिसके माध्यम से समस्त पदाधिकारी, एजेंसी तथा कानून इसके रूप में अभिव्यक्त राज्य की कल्पना को सामूहिक ढांचा देते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं विधि निर्माण तथा उनके कार्य के बारे में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है, विधि निर्माण का कार्य कौन करता है? यानी विधि बनाना है, कानून बनाना है, उसकी निर्माण कौन करता है? विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है विधायिका द्वारा की जाती है। विधि निर्माण की प्रक्रिया कार्यपालिका द्वारा काम कराया जाता है और उसमें कहीं त्रुटिपूर्ण आती है तो न्यायपालिका उसे सुधार देती है, ठीक है। विधि निर्माण की प्रक्रिया को कौन करता है? विधि निर्माण उत्पादन कौन करता है? यानी विधि कानून कौन बनाता है? तो वो बनाता है विधायिका जो है कानून बनाती है। विधि यानी जिसको हम विधान निर्माण भी बोलते हैं, विधि निर्माण भी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विधानों की क्रियान्वित की जिम्मेवारी किसमें होती है? विधानों की क्रियान्वित की जिम्मेवारी किसके पास होती है? तो वह कार्यपालिका के पास होती है। क्रियान्वित यानी कहने का मतलब जो है ये विधान विधि निर्माण जब हो जाएगा व्यवस्था विधायिका द्वारा तो उसका क्रियान्वयन यानी कार्य कौन कराएगा, उसको पालन कौन करेगा, ठीक है।
जैसे में नल जल योजना जो है, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, कुछ भी है, वो जब लागू हो जाता है तो उसको कार्य कराने की, काम करवाने की धरती पर जिम्मेदारी जो जिसकी होती है वो कार्यपालिका की होती है। समझ में आ रही है क्वेश्चन? ठीक, अगला क्वेश्चन, विधानों की व्याख्या कौन करता है? विधानों की व्याख्या जो है कौन करता है? न्यायपालिका। कैसे? ये तो कानून बना दिया, ये कार्य करा दिया, और कार्य कराने के बाद उसकी व्याख्या जो है विस्तृत रूप से न्यायपालिका करती है। कहीं विवाद होता है तो सुलझाने की काम जो है न्यायपालिका करती है। ठीक है, सरकार के प्रमुख अंग कौन सा है ये बताना है आपको। सबसे पहले विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। 1 2 3 सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर, एफ बिलोबी के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? अब देखो ये अपन अंग बना दे ले। प्रोफेसर एफ बिलोबी के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो सरकार के जो अंग है बिलोबी के अनुसार 5 गो है। किसने कहा व्यवस्थापिका का गठन वैसे औपचारिक रूप से विधि निर्माण के लिए होता है, औपचारिक रूप से, परंतु उनका मुख्य कार्य जो है कार्यपालिका निर्माण तथा नियंत्रण करता है। किसने कहा कि व्यवस्थापिका गठन जो है औपचारिक रूप से होता है विधि निर्माण के लिए, और उनका प्रमुख कार्य जो है कार्यपालिका का निर्माण कर तथा नियंत्रण करना। व्यवस्थापिका का क्यों कार्य होता है? कार्यपालिका का निर्माण और नियंत्रण करने के लिए व्यवस्थापिका का गठन होता है। यह बात किसने कहा है? कौन कह सकता है इसमें? जो गार्ड की रक्षा करता हो राज्य की, गार्नर ये बात कर सकता है। समझ गए? व्यवस्थापिका का गठन वैसे तो औपचारिक रूप से होता है व्यवस्थापिका का गठन, लेकिन विधि निर्माण के लिए होता है। ठीक है, परंतु उनका मुख्य जो कार्य है व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, यानी कार्य करवाना मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन, ये किसने कहा है? डब्ल्यू गार्नर ने कहा है ये बात। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, जिस देश में व्यवस्थापिका के 2 सदन होते हैं, ठीक है, वहाँ एक सदन को कहा जाता है। जिस सदन में व्यवस्थापिका के 2 सदन होते हैं वहाँ एक सदन को क्या कहा जाता है? एक सदन को क्या कहा जाता है? ये उच्च या द्वितीय सदन कहा जाता है। जहाँ व्यवस्थापिका में 2 गो सदन होते हैं वो एक गो सदन को क्या कहते हैं? उच्च या द्वितीय सदन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिस देश में व्यवस्थापिका के 2 सदन होते हैं, ठीक है, वहाँ निम्न सदन को क्या कहता है? जिस देश में व्यवस्थापिका के 2 सदन होते हैं वहाँ निम्न सदन को क्या कहते हैं? तो जनसाधारण कहते हैं। निम्न सदन को जनसाधारण कहते हैं। जहाँ जिस देश में व्यवस्थापिका के 2 सदन होते हैं वहाँ एक सदन को उच्च सदन कहते हैं। एक सदन को उच्च सदन, ठीक है, और निम्न सदन को साधारण सदन कहते हैं। ठीक है, निम्न सदन को साधारण, एक सदन को उच्च सदन। जिस देश में व्यवस्थापिका के 2 सदन है उस देश में ऐसे बात बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि एकात्मक व्यवस्था उतावली और अनुत्तरदायी होती है? एकात्मक व्यवस्था जो है उतावली होती है और अनुत्तरदायी होती है। उतावली होती है और अनुत्तरदायी होती है। यह बात किसने कहा? यह बात किसने कहा है कि एकात्मक व्यवस्था जो है उतावली होती है, अनुत्तरदायी होती है? यानी गार्नर ने कहा है कि लिकॉक ने कहा है कि जे हेराल्ड ने कहा है, कोई नहीं कहा है। ये बताना है
एकात्मक व्यवस्था जो उतावली और उत्तरदायी होती है, ये बात यानी उतावली लीलाक उतावली लीलपड़ाक लीलक उतावली ली लग रहा है यहाँ पर, तो वहीं ली कहा होगा। कौन ली कहा होगा? एस लीकॉक ने कहा है, एस लीकॉक ने यह बात कहा है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन से समाहित प्रकट करता है, द्वितीय सदन जो है प्रथम सदन से सम्मति प्राप्त करता है, तो यह अनावश्यक, और यदि विरोध करता है तो तैनाती करता है क्या? क्वेश्चन को पहले समझिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन में सहमति प्रकट करता है, द्वितीय सदन है प्रथम सदन में सहमति यानी समर्थन देता है, सम्मति प्रकट करता है, तो यह अनावश्यक है। क्या है? अनावश्यक है। बिना कहे हुए किसी के मामले में आप नहीं बोल सकते हैं। ये बात करता है कि द्वितीय सदन जो है वो प्रथम सदन में सहमति प्रकट करता है, तो यह अनावश्यक है। और यदि विरोध करता है, समर्थन करता है तो ठीक है बोला, और यदि विरोध करता है तो शैतानी करता है। ठीक है, विरोध करेगा तो क्या करेगा? शैतानी करेगा। समर्थन करेगा तो सहमति प्रकट करेगा तो अनावश्यक बात होगा। यह बात किसने कही है? किसके दम है कि यह बात कह देगा? जिसकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है वही ना बात कहेगा, यानी सीज हो जाएगा उसका बात। उसकी बात की वैल्यू नहीं है, वो क्या कहा है कि द्वितीय सदन जो है प्रथम सदन में सहमति प्रकट करता है, यह अनावश्यक है, कोई बात नहीं है, इसके बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह सीज है, इसका बात जो है सीज है। यदि विरोध करता है तो यह शैतानी करता है, इसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, सीज है। तो एबेसिज ने यह बात बोला है, यह बात एबेसिज ने बोला है। अगला क्वेश्चन जो है इस 11 नंबर, किसने कहा है कि द्विसदनात्मक व्यवस्था ठीक वैसे ही है? कैसे? ठीक वैसे ही है जैसे गाड़ी में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में मुंह करके दो घोड़े जोत दिए जाते हैं और वे विपरीत दिशाओं में गाड़ी को खींचे। द्विसदनात्मक व्यवस्था को कैसी व्यवस्था कहा है? क्यों कहा है ऐसे? द्विसदनात्मक व्यवस्था को वैसी व्यवस्था है जैसे कि गाड़ी में आगे और पीछे की दिशाओं में दो मुंह करके घोड़े को जोड़ दिया जाए और वह विपरीत दिशा में अपने अपने ओर खींचे, यानी तानाशाही, यानी दो तरफा ये बात करता है, एक तरफ इधर खींचेगा उधर खींचेगा, कोई काम नहीं होगा, यह खींचातानी होगा। खींचातानी की व्यवस्था द्विसदनात्मक व्यवस्था वैसे ही ठीक व्यवस्था है जो खींचातानी की व्यवस्था है, आगे पीछे दो घोड़ा बांध दिया जाए, बीच में द्विसदनात्मक व्यवस्था रहे। यह बात किसने कही है? तो ये बात किसने कही है? क्या वैसे फर्क पड़ेगा जब कौन घोड़ा खींचेगा कौन घोड़ा नहीं खींचेगा, इस बात पर फर्क पड़ेगा। अगर दोनों घोड़ा बड़ियार रहेगा तो कोई ना कोई एक खींच लेगा तो अब फर्क पड़ेगा, और नहीं तो नहीं खींच पाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा? बेंजामिन फ्रैंकलिन होगा। घोड़ा जब खींचबे नहीं किया तो फर्क क्या पड़ा? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बात कही है, फर्क नहीं पड़ेगा खींचने से, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कही है। द्विसदनात्मक व्यवस्थिका है क्या है? द्विसदनात्मक व्यवस्थिका जो है, व्यवस्थापिका जो है क्या है? लोकमत और संप्रभुता की अवधारणा का विरोधी है, लोकमत और संप्रभुता की अवधारणा का विरोधी है, एकात्मक प्रतिक्रियावादी है, विलंबकारी संस्था है, द्विसदनात्मक कैसी संस्था है? तो ये सभी लोकमत और संप्रभुता की अवधारणा के विरोधी है, एक प्रतिक्रियावादी है, विलंबनकारी है, सभी है। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा है कि भविष्य एक सदनात्मक व्यवस्था का साथ देगा?
भविष्य जो है एकात्मक व्यवस्था का साथ देगा, यह बात किसने कही है? भविष्य जो है एकात्मक व्यवस्था का साथ देगा, यानी टेलेगा, उसे ऊपर आगे बढ़ाएगा। भविष्य जो है एकात्मक व्यवस्था को क्या करेगा? साथ देगा। यानी कैसे साथ देगा? टेलेगा। आरजी टेलर, आरजी गेटल। भविष्यात्मक व्यवस्था जो है एकात्मक को साथ देगा। कैसे साथ देगा? मान लीजिए कि कोई गेट पर खड़ा है, नहीं जा रहा है, तो उसको भविष्य जो है गेट पर से पास कराएगा, ढकेल देगा, यानी आरजी गेटल। 14 नंबर क्वेश्चन, किसका कहना है कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्ति राज्य की इच्छा को कार्यरूप करती है? राज्य की इच्छा को कार्यरूप कर कार्यपालिका सरकार की वैसी अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्ति राज्य की इच्छा को कार्य रूप में परिमाणित करती है। वह किसका है? तो वह कथन है RN गिलक्राइस्ट। कार्य के रूप में क्राइस्ट, कार्य के रूप में क्राइस्ट। 15 नंबर क्वेश्चन, किस देश में किसी विशेष वंश की व्यक्ति और कार्यपालिका का प्रधान होता है और उत्तराधिकार हमेशा जेठाधार कानून द्वारा प्राप्त होता है? कोना में कौन देश में ऐसा कहल गइल बा कि वंश के आधार पर कार्यपालिका का प्रधान होगा, यानी उत्तराधिकार का बंटवारा ज्येष्ठ के आधार पर होगा? कोना देश में ये बात कही गई है? तो बेल्जियम में कही गई है, बेल्जियम में कही गई है, बेल्जियम में कही गई है। यह बात बेल्जियम में कही गई है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यपालिका होती है? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यपालिका जो है कैसी होती है? शक्तिशाली होती है, अस्थायी होती है, टिकाऊ होती है, नामात्र की होती है, संवैधानिक प्रधान होती है? प्रत्यक्ष कार्यपालिका जो है प्रत्यक्ष दिख रहा है, अस्थायी है और शक्तिशाली है। नाम मात्र की कार्यपालिका कैसी होती है? नाम मात्र की कार्यपालिका जो है कैसी होती है? नाम मात्र की कार्यपालिका कहाँ की है? इंग्लैंड के राजा की जो कार्यपालिका है ना, वो नाम मात्र की कार्यपालिका है। इंग्लैंड का राजा नाम मात्र की कार्यपालिका है। ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका कैसी होती है? वास्तविक कार्यपालिका जो है ना, वह अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित है। वास्तविक कार्यपालिका अमेरिका के राष्ट्रपति में वास्तविक कार्यपालिका निहित है। ठीक है, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहाँ है? अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जो है कहाँ है? अमेरिका के कार्यपालिका को अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहते हैं। अमेरिका की कार्यपालिका को अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहते हैं। किस देश में शासन शक्ति व्यवस्था द्वारा निर्वाचित 7 शक्तियों का परिषद के समान रूप में निहित रहती है? किस देश के शासन शक्ति व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचित 7 व्यक्तियों की परिषद में समान रूप से निहित होती है? वो कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड 7 व्यवस्थापिका की बात करता है। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका को कहते हैं, स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? बहु कार्यपालिका, क्योंकि 7 परिषदें हैं, 7 समान परिषदें हैं, बहु कार्यपालिका कहते हैं। किसने कहा है यदि न्याय का दीपक अंधेरे में बुझ जाए तो अंधेरा इतना गहन हो जाएगा कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है? यह बात किसने कहा है? यह बात किसने कहा है? यदि न्याय का दीपक अंधेरे में बुझ जाए तो अंधेरा इतना गहरा हो जाएगा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है।
अंधेरा है तो उसे उजाला करना है, यानी ब्राइट्स करना है। तो कौन आंसर होगा इन चारों में? लेस्की होगा कि लॉर्ड ब्राइट्स होगा कि जे गार्नर होगा कि मुनरो होगा? तो लॉर्ड ब्राइट्स होगा। 22 के लॉर्ड ब्राइट्स। किसने कहा है कि जनता द्वारा निर्वाचित न्यायाधीशों से दुर्बल एवं स्वतंत्रता से विहीन न्यायालयों का जन्म होता है? किसने कहा है जनता द्वारा निर्वाचित न्यायाधीश, जनता द्वारा निर्वाचित न्यायाधीश, ठीक है, जनता द्वारा निर्वाचित न्यायाधीश और दुर्बल, जनता द्वारा निर्वाचित न्यायाधीश क्या है? दुर्बल है एवं स्वतंत्रता विहीन न्यायालयों का जन्म होता है। यह बात किसने कही है? जिसको समझ में आ रहा है वही ना कहेगा ये बात है। जो गेट पर आता है वही जानता है सभी बात को, जो राज्य का रक्षा करता है वही जानता है सभी बात को। जनता द्वारा निर्वाचित न्यायालय जो है दुर्बल होगा और स्वतंत्र विहीन होगा। किसी को पावर है इसमें कहने का तो वो है WJ गार्नर। गार्नर इस बात को कहते हैं। अगला चैप्टर जो अब हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन, उसका जो चैप्टर का नाम है शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे।